Good morning, everyone. Good morning, Sneha. Good morning, Madhu. Good morning, Nandita. Good morning, Akhila. Good morning, Soumya. Good morning, Reshma. Good morning, Kashish. Good morning, Kashish. Good morning, Kamini. Good morning, Sanjana. Good morning, Krishna. अच्छा, ये बताओ, आप में से फॉर्म किसका रह गया अभी? उत्तराखंड या यूपी का? नंदिता, आपका हो गया? नो सर। चलो ठीक है, अभी मैं करूँगा। ठीक है। और किसका रह गया है? कृष्णा, आपका हो गया? कृष्णा, आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया? पेमेंट नहीं हो रही थी कल। भाई, जिसका जो भी इशू है मेरे से आज कल में करवा लो। ठीक है। जिसका जो भी इशू है मेरे को मैसेज कर लेना या कॉल कर लेना। ठीक है। चलो, अब हम ये अपना बायो का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो जेनेटिक्स पढ़ेंगे, इवोल्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा मैं। इवोल्यूशन खुद से पढ़ लेना, खाली रटने का है उसमें। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये वाला, और एक जो मॉलिक्यूलर बेसिस वाला है। ठीक है। तो एनसीईआरटी के थ्रू ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि और इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ा चैप्टर है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है। तो देखो, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि लाइक किसी ने कोई भी चीज जो है अपने एंसेस्टर से ली होती है। ठीक है। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेड कहते हैं, यानी कि वो चीज इनहेरिट की गई है। इनहेरिट का मतलब कि अपनी प्रीवियस जनरेशन से किसी चीज को अडॉप्ट करना। ठीक है। जैसे कि हमने अपने पेरेंट्स से क्या अडॉप्ट किया, लाइक स्किन कलर हो गया, आईज का कलर हो गया, ठीक है, हेयर्स का कलर हो गया, हमारी हाइट हो गई। ठीक है। तो ये सब कुछ जो हमारे फीचर्स होते हैं, ये हमारे किससे? पेरेंट्स से लिए गए हैं। ठीक है। तो यही क्या होता है? हमारा इनहेरिटेंस होता है। एंड वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि लाइक जो भी चेंजेस आते हैं, क्योंकि एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन बनेगी तो बिल्कुल सिमिलर मतलब या बिल्कुल सेम नहीं हो सकती, तो उसमें क्या आती है? वेरिएशन आती है। वेरिएशन का मतलब चेंजेस। तो क्या क्या चेंजेस आते हैं और वो किस वजह से आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का मतलब है कि कोई भी कैरेक्टर अगर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है तो वो इनहेरिट कैसे होता है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, और अगर उसमें कोई चेंजेस आते हैं तो किस तरीके से वो चेंजेस आते हैं और वो क्यों आते हैं। ठीक है। तो वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है। ठीक है। चलो। तो अब है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ टू अ बेबी एलिफेंट? ठीक है, नॉट सम अनदर एनिमल। ठीक है। तो एक एलिफेंट एलिफेंट को ही कुछ जन्म देता है, किसी दूसरे एनिमल को क्यों नहीं देता? और व्हाई मैम मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली अ मैंगो प्लांट एंड नॉट एनी अदर प्लांट? ठीक है। तो मैंगो जो है उससे मैंगो क्यों बनता है? ठीक है। तो ये जितने भी सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। और उसके बाद है, दीज एंड सेवरल रिलेटेड क्वेश्चंस आर डेल्ट विद साइंटिफिकली इन अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज जेनेटिक्स। ठीक है। तो जेनेटिक्स में हम इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है। द सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग तक जो भी कैरेक्टर्स का क्या हो रहा है, मतलब मोशन हो रहा है, या जो कैरेक्टर्स जो ट्रैवल कर रहे हैं, वो ट्रैवल जब कर रहे होंगे तो वो किस तरीके से इनहेरिट करते हैं, और साथ साथ किस तरीके से उनमें चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आते हैं, वो हम किस में पढ़ते हैं? जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है। तो वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है। प्रोजेनी का मतलब होता है वही जनरेशन या ऑफस्प्रिंग, मतलब बच्चे। तो वेरिएशन का मतलब होता है, वेरिएशन का मतलब है कि कितने डिग्री से या कितने अमाउंट से कोई भी प्रोजेनी है, किसी भी ऑफस्प्रिंग ने जो कैरेक्टर्स लिए हैं पेरेंट्स से, वो कितना ज्यादा डिफर कर रहे हैं। तो ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 टू 1000 बीसी। ठीक है। दैट वन ऑफ दैट कॉजेज ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले से ह्यूमंस को एक बात ये पता थी कि अगर कोई भी वेरिएशन आ रहा है तो वेरिएशन किसकी वजह से आएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आएगा। क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता होगा क्लोन्स बनते हैं या बिल्कुल सेम ऑफस्प्रिंग बनते हैं। ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? वेरिएशंस आती हैं। ठीक है। तो दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशंस दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म दैट possess डिजायरेबल कैरेक्टर। तो बहुत टाइम से लोग क्या कर रहे हैं, ह्यूमंस क्या कर रहे हैं कि जो कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं उनकी आपस में ब्रीडिंग करवा देते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स को पैदा कर देते हैं, और
ऐसे कैरेक्टर्स को बिल्कुल भी नहीं लाना चाहते जो उनको नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर कोई एक गाय है, तो एक गाय की ब्रीड ऐसी है जो ज्यादा दूध देती है और एक गाय की ब्रीड ऐसी है जो ज्यादा दूध नहीं देती, तो लोग प्रेफर कैसे करेंगे, जो गाय ज्यादा दूध देती होगी उससे ब्रीडिंग करवाएंगे, ठीक है, या उसकी ऑफस्प्रिंग आगे लाने की कोशिश ज्यादा करेंगे। So, for example, through artificial selection and domestication from ancestral wild cows, we have well-known Indian breeds, that is Sahilwal cows in Punjab. We must, however, recognize that though our ancestors knew about the inheritance of characters and variation, they had very little about idea about the scientific basis of these phenomena. मतलब ये कि लोग ये चीज पहले से करते हुए तो आ रहे थे कि जो कैरेक्टर्स चाहिए उसकी ब्रीडिंग करवा रहे हैं, लेकिन लोगों को इसका एक्चुअल रीजन नहीं पता था कि इसके पीछे साइंटिफिक बेसिस क्या है, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है नेक्स्ट यहाँ पर मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आप ये एक टेबल जैसा ये चार्ट जैसा देख रही हो, ये आपको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने लाइक पी जो होता है, पी यानी कि मटर जो होता है, तो मटर के पौधे पे यहाँ पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो इट वाज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी दैट हेडवे वाज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। ग्रेगोर जोहान मेंडल, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है, ग्रेगोर जोहान मेंडल या जीजे मेंडल भी कहते हैं, कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीस, ठीक है। तो गार्डन पीस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, कितने टाइम तक, 7 साल तक किया था, 1856 से 1863 तक, एंड प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इन्होंने बताया था कि कोई भी कैरेक्टर कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनहेरिट होता है। तो ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशंस इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न्स, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड, ठीक है। तो ऐसा था कि जो मेंडल था उसको ना मैथ्स की नॉलेज भी थी, वो मैथ्स भी पढ़ चुका था। तो उसने क्या करा, जो भी मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स होते हैं या जो मैथमेटिकल एनालिसिस के तरीके होते हैं उनको बायोलॉजी में अप्लाई करने की कोशिश करी, ठीक है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी वगैरह हो गई कि भाई अगर इसका इसके साथ ब्रीडिंग करवाएंगे तो किस मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि कौन सा वाला ट्रेट उसमें दिखेगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के जो भी उसने टेक्निक्स थे उसका इस्तेमाल करा बायोलॉजी में। तो हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज। सैम्पलिंग साइज का मतलब है कि लाइक कितने मतलब कितने बड़े ग्रुप के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, वो हो गया आपका सैम्पलिंग साइज। So his experiments had a large sampling size which have greater credibility to the data that he collected. Also, the confirmation of his inferences from experiment on successive generation of his test plant proved that his results pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas, ठीक है। तो देखो हुआ क्या कि पी प्लांट के ऊपर क्या करा, 7 साल तक पूरी रिसर्च करी, बार बार जनरेशन को ही निकाले जा रहे थे, ठीक है। तो बार बार जब जनरेशन निकाल रहे थे उसके जो डेटा थे उनको रिकॉर्ड कर रहे थे कि बार बार क्या चीज रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है, या अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। और पूरी 7 साल की जो थ्योरी है वो एक तरीके से उन्होंने कंपाइल कर दी, और उसके बाद इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस निकाल दी थी, जिसको आप बाद में जाके आप पढ़ते हो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हो गया। तो जितने भी लॉस थे ये 7 साल की रिसर्च के बाद निकले थे, ठीक है। तो मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिंग ट्रेट। तो मेंडल ने क्या करा था, गार्डन में जो पी प्लांट होते हैं, मटर के जो पौधे होते हैं वो लिए थे, और इसमें क्या करा था, दो अलग अलग जो अपोजिंग ट्रेट्स होते हैं यानी कि अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको लिया था। कैसे लिया था, जैसे अगर यहाँ पर ब्रीडिंग करवाई जा रही है या इनका हाइब्रिडाइजेशन करवाया जा रहा है, तो दो पौधे लिए, उसमें जैसे मान लो कैरेक्टर क्या रखा, हाइट रखा, तो उसमें से एक टॉल प्लांट लिया जाएगा और एक डॉर्फ प्लांट लिया जाएगा, मतलब एक लंबा पौधा जिसकी हाइट ज्यादा रहती है और एक जिसकी हाइट छोटी रहती है। मतलब छोटी का मतलब ये नहीं कि भाई उसका मतलब वो मैच्योर नहीं हुआ, मतलब कंप्लीट मैच्योरेशन पे जिसकी हाइट ज्यादा होगी वो टॉल प्लांट हो गया, और एक ऐसा पौधा जो कंप्लीट मैच्योर होने पे हाइट में थोड़ा कम रह जाता है या छोटा रह जाता है, तो उनके बीच में इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया। इसी तरीके से दो पौधे ऐसे लिए जिसमें सीड्स का कलर अलग अलग था, ठीक है, एक में येलो सीड्स मिल रहे थे और एक में ग्रीन सीड्स मिल रहे थे। तो this allowed him to set up a basic framework of rules governing inheritance, which was expanded on by later scientists to account for all the diverse natural observation and the complexity inherent in them, ठीक है। तो ये सब जब एक्सपेरिमेंट करे अलग अलग फीचर्स के साथ करे, और टोटल जो आपके पास से 7 पेयर्स थे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के पी प्लांट में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो आपको दिया है ये आपको पूरा याद होना चाहिए अच्छे से, जो कैरेक्टर है और इसमें से कौन सा वाला डोमिनेंट है और कौन सा वाला रिसेसिव है, ठीक है। अब देखो डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब क्या होता है कि जब भी इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा या जब भी ये मतलब आपस में क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, आपस में ब्रीड करेंगे, ठीक है। तो डोमिनेंट का मतलब ये होगा कि जो भी डोमिनेंट ट्रेट है वो आपको उस चीज में पहले दिखाई देगा, ठीक है, और रिसेसिव जो है वो नहीं दिखाई देगा। जैसे मान लो कि सीड शेप के बारे में अगर बात करें, अगर हमारा कैरेक्टर सीड शेप है, तो सीड शेप को कंसीडर करके अगर हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं
तो यहाँ पर हमारा दो टाइप के सीड्स हो सकते हैं, एक वो वाला प्लांट जिसमें सीड्स राउंड होते हो और एक वो वाला प्लांट जिसमें सीड्स जो रिंकल्ड होते हो। तो जब इनको आपस में क्रॉस करवाएंगे तो हमें जो डोमिनेंट रेट मिलेगा, हमें जो नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी, उसमें हमको सीड्स राउंड वाले मिलेंगे, डोमिनेंट वाला कैरेक्टर हमको दिखाई देगा। रिसेसिव का मतलब क्या होता है कि वो कैरेक्टर छुप गया, मतलब वो प्रेजेंट तो है कहीं ना कहीं, लेकिन वो अभी कहीं पर छुप गया। हो सकता है किसी आगे तीसरी चौथी पांचवी जनरेशन में आगे जाके ये रिसेसिव वाला ट्रेट कहीं पर जाकर उभर कर आ जाए, लेकिन वो अभी के टाइम पे रिसेसिव है। तो डोमिनेंट का मतलब कि वही कि जब आप इनका क्रॉस करवाओगे तो जो ट्रेट आपको यहाँ पर पहले दिखाई देगा वो उसका डोमिनेंट ट्रेट हो जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए कि अगर सीड शेप है, अगर दो टाइप के सीड्स होते हैं पी में, राउंड या रिंकल, तो उसमें से डोमिनेंट वाला कौन सा होगा। इसी तरीके से सीड कलर का दे रखा है येलो या ग्रीन में से येलो डोमिनेंट होगा, ग्रीन वाला रिसेसिव होगा, ठीक है। इसी तरीके से फ्लावर कलर, फ्लावर दो कलर के इन्होंने लिए थे, वायलेट लिया था और व्हाइट, तो उसमें से वायलेट वाला डोमिनेंट था। उसी तरीके से पॉट शेप मतलब ये जो मटर होती है इसकी शेप कैसी है, कि फुल है या फिर कंस्ट्रक्टेड है। कंस्ट्रक्टेड मतलब ये बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ऐसे रहा होगा, ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टेड हो गई। उसके बाद पॉट का कलर क्या है, ग्रीन कलर का है या फिर येलो कलर का है। उसी तरीके से फ्लावर की पोजीशन कैसी है, एक्सियल है या टर्मिनल है, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है ध्यान रखने हैं। और उसके बाद स्टेम की हाइट है, टॉल है या फिर डॉर्फ है। तो टोटल ये 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है जो कि मेंडल ने स्टडी करे थे अपने पी प्लांट वाले एक्सपेरिमेंट में। तो ये 7 कैरेक्टर्स की टेबल जो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट। तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हम क्यों कह रहे हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने दो ऐसे पौधों को पास में लाके रखा है जिनकी हमें नीड है या जिनके कैरेक्टर्स को हमने टेस्ट करना है। तो इसलिए वो क्या हो गया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हो गया। और आर्टिफिशियल हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हम बाकी किसी अदर उसके पॉलन ग्रेन से उसको मतलब क्या फर्टिलाइज नहीं होने देंगे। अगर मान लो होने को तो क्या, अगर आप नेचर में किसी प्लांट को कहीं पर छोड़ दो तो फ्लावर के ऊपर जो पॉलन किसी हो सकता है दूसरे पी प्लांट के भी आ जाए, ठीक है। हो सकता है कि हमें जो कैरेक्टर नहीं चाहिए उसके वाले भी आ जाए, तो वो हमने नहीं करा, हमने सिर्फ उसकी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाया या उनका क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जिसकी सिर्फ हमें नीड थी। जैसे कि अगर टॉल या डॉर्फ प्लांट ले रहे तो सिर्फ वही दो लिए, मतलब उनको दोनों को आइसोलेट कर दिया, बाकी उससे सराउंडिंग का कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से क्या हो गया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। तो अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो एक टर्म होता है यहाँ पर ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो बाद में भी जब ये पॉलिनेशन वगैरह करेंगे तो इनके आपस में, मतलब इनकी जो जनरेशन होगी फिर इनमें आपस में सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा। तो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से जो आगे जनरेशन आती रहेंगी वो क्या होगी, ट्रू ब्रीडिंग लाइन की। तो शोज द स्टेबल ट्रेड इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। तो मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज, ठीक है। तो ये 14 कैसे हो गई, क्योंकि टोटल 7 कैरेक्टर थे और 7 कैरेक्टर में से हर एक कैरेक्टर की दो दो ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटी थी आपके पास, तो इसलिए 14 आपके पास टोटल ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज हो गई, ठीक है। तो एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेड, मतलब ये कि कैरेक्टर एक ही होगा लेकिन उसके ट्रेड जो है वो अलग अलग होंगे। तो सम ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेड सिलेक्टेड वर स्मूथ और रिंकल्स इज येलो और ग्रीन सीड, ये सारे दे रखे हैं, ठीक है। तो ये आपने टेबल में देख ही लिया, ठीक है। यहाँ पर ये टेबल में भी दे रखा है कि स्टेम हाइट के बेसिस पर, ये स्टेम हाइट कैरेक्टर है तो इसके कंट्रास्टिंग ट्रेट कौन कौन से होंगे, या तो बड़ा होगा पौधा, स्टेम उसकी लंबी होगी या फिर छोटी होगी, ठीक है। इसी तरीके से फ्लावर कलर है, पोजीशन है, पॉट शेप है, पॉट कलर, सीड शेप, सीड कलर। तो ये 7 कैरेक्टर्स आपको याद होने चाहिए, और कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये ना प्रोसेस करके दिखाया हुआ है इन्होंने, कैसे प्रोसेस करा है। जैसे क्या करा कि जैसे मान लो ये कोई पेरेंट है, ठीक है, इसके जो एंथर्स थे वो इन्होंने सीजर से कट कर दिए, और मतलब ऐसा था कि एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन है वो पॉलन किसके करवाने हैं, हमने इस वाले के करवाने हैं। अब देखो इसमें क्या फीचर है, इसके जो फ्लावर है वो कैसे हैं, व्हाइट कलर के हैं, और इसके जो फ्लावर है वो कैसे हैं, ये पर्पल कलर के हैं, ठीक है, पर्पल ही है ना, वायलेट, सॉरी वायलेट, ठीक है। तो ये वायलेट कलर के इसके फ्लावर हैं। तो वायलेट कलर का क्रॉस पॉलिनेशन किससे करवाना है, हमने व्हाइट वाले से करवाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो पेरेंट है ये कैसा है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है। ये पेरेंट कैसा है, बाइसेक्सुअल है, क्योंकि इसमें आपका ओवरी भी प्रेजेंट है और आपका एंथर वाला पार्ट भी प्रेजेंट है, यानी कि स्टैमेन और कार्पल दोनों प्रेजेंट है। तो इसके हमने क्या करे, ये एंथर्स को कट कर दिया, और एंथर्स को कट करने के बाद जो पॉलन ट्रांसफर करवाए जाएंगे वो इसके करवा देंगे। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हो गया इस तरीके से, ठीक है। और रिमूवल ऑफ एंथर को हम क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं। ये आपने पढ़ रखा है, इमैस्कुलेशन क्या होता है, बैगिंग क्या होता है, ये प्रोसेस आपने पढ़े हैं। और ये जो पेरेंट है, ये पेरेंट कैसा है, ये मेल पेरेंट है। ये देख सकते हो, ये जो सिंबल यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ये मेल पेरेंट के लिए हो गया है ना, और ये वाला आई थिंक फीमेल पेरेंट के लिए, ठीक है, ये फीमेल पेरेंट के लिए। और बाइसेक्सुअल के लिए ये वाला होता है इस तरीके से, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल नहीं है, ये खाली फीमेल पेरेंट है, मतलब पेरेंट फीमेल है, हो सकता है ये बाइसेक्सुअल हो तभी इसके एंथर्स को कट किया गया, लेकिन हमने अंतर कट करके इसको क्या बना दिया, फीमेल पेरेंट बना दिया। और उसमें से
पॉलन ग्रेन्स निकाल के पॉलन मतलब उसको मेल पेरेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। फिर क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे तो इनकी जनरेशन निकलेगी, और जनरेशन में आप देख सकते हो फ्लावर कैसे दिख रहे हैं आपको, वायलेट इन कलर दिख रहे हैं। अब वायलेट इन कलर क्यों दिखे, क्योंकि आपने देखा था यहाँ पर जो डोमिनेंट इसमें कलर था, ठीक है, डोमिनेंट कलर कौन सा था, वायलेट कलर था। इस वजह से जो आगे जनरेशन आई उसमें आपको फ्लावर कैसे दिखे, वायलेट वाले दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो क्या हो गया, व्हाइट फ्लावर वाला हो गया, ठीक है। तो उसके बाद है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ठीक है। तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय मेंडल वेयर ही क्रॉस टॉल एंड डॉग प्लांट। तो यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं जिसमें मेंडल ने क्या करा था, एक टॉल प्लांट लिया था और एक डॉर्फ प्लांट लिया था। एक मतलब वो वाला लिया जिसमें स्टेम की हाइट ज्यादा थी, और एक वो लिया जिसमें स्टेम की हाइट छोटी थी, टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो ही कलेक्टेड द सीड्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस। तो क्या करा, मतलब इसने एक टॉल प्लांट लिया और इसने एक डॉर्फ प्लांट लिया, और इनके आपस में क्या करवा दिया, क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया। और क्रॉस पॉलिनेशन के बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो सीड्स फॉर्म हुए, ठीक है, सीड्स जो फॉर्म हुए होंगे यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन के बाद, इन सीड्स को इकट्ठा कर लिया, और सीड्स को इकट्ठा करने के बाद इनको क्या कराया, ग्रो करवाया। तो ग्रू देम टू जनरेट प्लांट्स ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। तो ये जो सीड आपके निकले मतलब, और ये सीड से जब आपने यहाँ पर एक नया पौधा बनाया, यहाँ पर एक नया प्लांट निकाला, तो ये आपका F1 जनरेशन का प्लांट था। F1 का मतलब कि पहला जनरेशन जहां पर आपने इनका क्रॉस करवाया होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन कहते हैं। दिस जनरेशन इज आल्सो कॉल्ड द फिलियल वन प्रोजेनी और द F1 जनरेशन, या फर्स्ट फिलियल जनरेशन भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो फिलियल वन प्रोजेनी कह सकते हो, F1 जनरेशन कहते हो, या फर्स्ट फिलियल जनरेशन कह सकते हो। तो मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी ट्रेड्स प्रोजेनी प्लांट्स वर टॉल, ठीक है। तो इसने ये देखा कि जब टॉल और डॉर्फ प्लांट का इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, उससे जो सीड्स बने उन सीड्स को उगाया, और उगाने के बाद जो नए प्लांट आए वो प्लांट कैसे थे, सारे के सारे टॉल थे। अब ये सारे के सारे टॉल इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो कौन सा था, टॉल वाला था, ठीक है। लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, अपने किसी एक पेरेंट की तरह, क्योंकि इसमें एक पेरेंट टॉल था, एक पेरेंट आपका शॉर्ट था, ये डॉर्फ था, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हुए इसके, मतलब जितने भी आगे जनरेशन हुई F1 जनरेशन में, वो सारी की सारी कैसी थी, टॉल थी। नन वर ड्वार्फ, इनमें से कोई भी ऐसा प्लांट नहीं था जो कि छोटे साइज का हो। तो ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर्स ऑफ ट्रेट। ही फाउंड दैट F1 ऑलवेज रिजेंबल्ड ईदर वन ऑफ द पेरेंट्स एंड दैट द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वाज नॉट सीन इन देम। तो उसने ये देखा मेंडल ने कि F1 जनरेशन में जितने भी ये मतलब पौधे बन रहे थे, वो सारे के सारे ऐसे थे कि जिनमें एक ही ट्रेट विजिबल था, दूसरा वाला बिल्कुल ही गायब हो जा रहा था। यानी कि एक ही जो डोमिनेंट ट्रेट था वो दिखाई दे रहा था F1 में, और बाकी सारे जो भी रिसेसिव ट्रेट था वो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। तो मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट्स एंड टू हिज सरप्राइज फाउंड दैट इन द फिलियल टू जनरेशन सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग वर ड्वार्फ। अब क्या करा, ये देखो जो पहला इसने मतलब दो प्लांट्स लिए, टॉल टॉल वाला लिया था, डॉर्फ वाला लिया था, उनको क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, सीड्स बने। सीड्स बनने के बाद उसने क्या लगाया, मतलब उसका प्लांट बनाया। अब प्लांट बनाने के बाद क्या हुआ, ये प्लांट के भी सीड्स निकले होंगे, या प्लांट्स के भी क्या निकले होंगे, आपके एंथर और ओवरी ये सब निकला होगा, और इनका आपस में क्या कर दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन, मान लो कि इसके फ्लावर्स कैसे थे, बाइसेक्सुअल थे, इसके जो फ्लावर्स थे बाइसेक्सुअल थे, तो आपस में उन्होंने क्या कर लिया, सेल्फ पॉलिनेशन कर लिया। और सेल्फ पॉलिनेशन के बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो इसकी F2 जनरेशन थी, क्योंकि अब जो यहाँ पर सीड बनेगा वो सीड को हम क्या कहेंगे, ये सीड किसके हैं, F2 जनरेशन के हैं। मतलब पहले आपने एक बार क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, क्रॉस पॉलिनेशन के बाद सीड आया, सीड आने के बाद प्लांट लगाया, उस प्लांट के बाद वापस से उसमें अंदर ही अंदर अपने आप में ही पॉलिनेशन हो गया। मतलब उस सेम प्लांट का ही एंथर था, सेम प्लांट का ही आपका क्या था, ओवरी था। तो दोनों का क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। उसके बाद इन्होंने सीड जो निकाला, तो इस सीड को हम क्या कहेंगे कि F2 जनरेशन का सीड है, या F2 जनरेशन का प्लांट है। तो इसमें जब F2 जनरेशन के सीड्स लगाए गए, तो उसमें ये देखा गया कि उसमें से कुछ जो ऑफस्प्रिंग थे, यानी कि कुछ जो उसके छोटे छोटे प्लांट्स निकले, मतलब जो प्लांट्स उसमें से निकले सेकंड जनरेशन के सीड से, उसमें से कुछ जो थे छोटे वाले थे, और कुछ क्या थे, बड़े वाले थे। तो पहली जनरेशन में देखा कि सारे के सारे टॉल थे, सेकंड जनरेशन में देखा कि कुछ टॉल थे, कुछ ड्वार्फ थे, ठीक है। द कैरेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन F1 जनरेशन, तो ये जो डॉर्फ वाला कैरेक्टर था ये F1 जनरेशन में नहीं मिला था, लेकिन F2 जनरेशन में ये एक्सप्रेस हो गया था। द प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स दैट वर डॉर्फ वर 1/4 ऑफ द F2 प्लांट्स व्हाइल 3/4 ऑफ द F2 प्लांट्स वर टॉल, ठीक है। तो ऐसा था कि पहली जनरेशन में तो भाई सारे के सारे टॉल थे, दूसरी जनरेशन में क्या हुआ कि एक चौथाई जो प्लांट्स थे वो आपके डॉर्फ थे, यानी कि अगर चार प्लांट्स उसमें से निकले तो चार में से एक जो था वो छोटा प्लांट था, बाकी के तीन कैसे थे, टॉल प्लांट थे। The tall and dwarf traits were identical to their parental type and did not show any blending. That is, all of the offspring were either tall or dwarf. तो ये भी देखा गया कि ये जो टॉल और डॉर्फ थे ये अपने पेरेंटल टाइप के बिल्कुल आइडेंटिकल थे, इन्होंने कोई भी ब्लेंडिंग नहीं दिखाई। ब्लेंडिंग का मतलब कि कोई भी प्लांट ऐसा नहीं हुआ जिसकी हाइट मीडियम हो,
मतलब टॉल और ड्वार्फ के बीच वाली हाइट हो ऐसा कोई भी प्लांट नहीं मिला, तो ब्लेंडिंग या नहीं हुई थी। इसमें सिर्फ ये देखा गया कि या तो प्लांट टॉल है या फिर सिर्फ ड्वार्फ है, लेकिन इनमें से बीच की हाइट का कोई भी नहीं है। तो सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड विद द अदर ट्रेड्स दैट ही स्टडीड। तो बाकी सारे जो 7 ट्रेड्स हैं या जो इसके अलावा 6 ट्रेड्स और हैं, उसमें भी यही सारी चीजें देखी गई कि क्या हो रहा था कि कुछ आपके डोमिनेंट वाले दिख रहे थे, मतलब सारे डोमिनेंट दिख रहे थे फर्स्ट जनरेशन में, लेकिन F2 में जाकर जब दूसरी जनरेशन इसकी निकाल रहे थे सेल्फ पॉलिनेशन के बाद, तो कुछ डोमिनेंट वाले थे उसमें से और कुछ क्या थे रिसेसिव वाले ट्रेड भी दिख रहे थे। तो ये लिखा है कि while at F2 stage both the traits were expressed in the proportion 3:1। तो उसने ये देखा कि जितने भी उसने ये कैरेक्टर्स लिए थे, तो कैरेक्टर के जितने भी उसने कंट्रास्टिंग फीचर लिए थे उसमें F2 जनरेशन जो था उसमें हमेशा रेशियो 3:1 मिला। तो 3 मतलब 3:1 का मतलब है कि उसमें से 3 पार्ट जो था वो आपका डोमिनेंट वाली जनरेशन का था और 1 पार्ट जो था वो आपका क्या था, रिसेसिव वाले जनरेशन का था। द कंट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट ईदर F1 और F2 स्टेज। और ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि F1 या F2 स्टेज में कोई भी ब्लेंडिंग हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, यानी कि सारे के सारे प्लांट्स अलग अलग रहते हैं और वो अपना एक खुद का मतलब वो दिखाते हैं, मतलब कैरेक्टर शो करते हैं, या तो वो डोमिनेंट वाला शो करेंगे या फिर रिसेसिव वाला करेंगे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड डाउन अनचेंज्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमेट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन। तो इस ऑब्जर्वेशन पे मेंडल ने ये चीज बताई कि भाई ऐसा है कि कुछ ना कुछ जो है पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, जो कि गैमेट्स के थ्रू जा रहा है। जैसे कि ह्यूमंस में देखोगे तो स्पर्म्स एंड ओवा जो है उसके थ्रू जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्लांट में जो आपका पॉलन है या फिर जो उसका ओवरी है, उस ओवरी में जो एग है, ठीक है, उसमें जो है कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जा रही है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। तो ही कॉल्ड दीज थिंग्स एज फैक्टर्स, नाउ वी कॉल देम एज जीन्स। और आज जो है हम इसी को क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। पहले इसको मेंडल ने क्या बुलाया था, फैक्टर्स के नाम से बुलाया था। ठीक है, तो genes therefore are the units of inheritance. They contain the information that is required to express a particular trait in an organism. तो genes which code a pair of contrasting characters are known as alleles. ठीक है, तो देखो यहाँ पर genes और अलीस में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो। और क्रोमोसोम देखो, आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। सपोज अगर हम अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं आपने देखा होगा, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। तो ये जो क्रोमोसोम का एक पेयर होता है, ठीक है, ये जो पेयर होता है ये क्या कर रहा होता है, एक आपको पता है इसमें से एक जो होता है वो आपका कहाँ से आया होता है, मेल पेरेंट से आया होता है, और एक जो होता है आपका यहाँ पर फीमेल पेरेंट से आया होता है। अब इसी क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, आपके जीन्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपके जीन्स होते हैं। और जीन्स का मतलब क्या होता है, ये जीन का मतलब ये है कि ये किसी भी एक इंफॉर्मेशन को कोड कर रहा होगा आपकी बॉडी में। या फिर अगर हम प्लांट की बात करें तो ये जीन के पास इंफॉर्मेशन है किसी ना किसी एक कैरेक्टर के बारे में। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जीन है, ये फिर सेकंड वाला है, फिर ये थर्ड वाला है। तो मान लो मैंने कहा कि फर्स्ट वाला जीन जो है वो किसको दिखाता है, हाइट को दिखाता है, हाइट ऑफ स्टेम को, कि प्लांट कैसा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। ठीक है, सेकंड वाला अगर मान लो जीन है तो मैंने कहा ये सेकंड वाला जीन किसको दिखाता है, फ्लावर के कलर को दिखाता है। ठीक है, फ्लावर के कलर को दिखाता है यहाँ पर। मान लो थर्ड वाला मैंने कहा, तो मैंने कहा कि ये पॉड के कलर को दिखाता है। पॉड यानी कि जो मटर का छिलका है उसका जो कलर है उसको दिखाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्रोमोसोम के ऊपर जो आपके जीन्स होते हैं वो जीन्स क्या होते हैं, हर जीन के पास एक कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन होती है कि जब ये अगली बॉडी में जाएगा, अगली बॉडी को बनाएगा, तो वहां पर ये वाला जो जीन है, ये पर्टिकुलर जीन ये इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इसी जीन्स के हमारे क्या होते हैं, दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, या आप कह सकते हो कि जीन्स विद कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज अलीज। तो क्या होता है कि जैसे मान लो एक ये जीन है, ठीक है, एक ये वाला जीन है, तो इस जीन के लाइक दो मतलब वो फीचर्स होंगे कि जैसे मैंने कहा कि हाइट है, तो अब ये हाइट कैसी हो सकती है, टॉल भी हो सकती है और डॉर्क भी हो सकती है। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि हाइट के जो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे या कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होंगे, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अलील्स कहते हैं। तो किसी भी एक जीन के कितने अलील्स होंगे, हमारे पास दो अलील्स होंगे। ठीक है, तो दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। तो अलील्स का मतलब क्या होता है, अलील्स का मतलब ये है कि वो सेम कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उस कैरेक्टर के अलग अलग जो आपके टाइप्स हो सकते हैं उसको ये अलील्स क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जीन का मतलब क्या हो गया कि वो किसी पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और अलील का मतलब क्या हो गया कि जो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसके जो अलग अलग टाइप्स होंगे उनको भी रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि अगर हाइट है, हाइट का अगर कोई जीन है तो हाइट के दो अलील्स होंगे, एक अलील शो करेगा आपका टॉल हाइट को और एक अलील शो करेगा आपका डॉर्फ हाइट को। तो ये होता है जीन और अलील में डिफरेंस। तो इफ वी यूज अल्फाबेटिकल सिंबल फॉर ईच जीन देन द कैपिटल लेटर इज यूज्ड फॉर द trait expressed at the F1 stage
एंड द स्मॉल अल्फाबेट फॉर द अदर ट्रेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये कैपिटल, और इसका मतलब क्या है कि भाई कैपिटल से हम उसको डिनोट करते हैं जो हमारा डोमिनेंट ट्रेट होता है, और स्मॉल लेटर से हम उसको डिनोट करते हैं जो हमारा रिसेसिव ट्रेट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हाइट टी, टी इज यूज फॉर द टॉल ट्रेट, तो कैपिटल टी जो वो हम टॉल ट्रेट के लिए यूज करते हैं, स्मॉल टी जो वो हम डॉर्फ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये अलील्स हो जाएंगे, ठीक है। अलील्स किसके हो जाएंगे, उस वाले जीन के जो जीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम के ऊपर आपका हाइट का जीन होगा, उस हाइट के जीन के पास दो अलील्स होंगे, एक टॉल वाले के लिए और एक शॉर्ट वाले के लिए, डॉर्फ वाले के लिए, ठीक है। तो हेंस द प्लांट्स द पेयर ऑफ अलील्स फॉर हाइट वुड बी, ठीक है, इन प्लांट्स द पेयर, ठीक है। तो ये इसके जो पेयर आपके पॉसिबल बन सकते हैं, अगर आपको ये बनाने हैं तो कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा, एक कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, ठीक है। तो मेंडल also proposed that in a true breeding, tall or dwarf pea variety, the allelic pairs of genes for height are identical और homozygous। देखो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि homozygous और heterozygous क्या होते हैं। homozygous का मतलब है कि ये सेम होंगे दोनों, अगर ये कैपिटल टी है तो सेकंड वाला भी कैपिटल टी का अलील होगा, अगर पहला वाला स्मॉल टी है तो दूसरा वाला भी अगर स्मॉल टी है, तो ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों आपके हो गए होमोजाइगस ट्रेट्स, या आप कह सकते हो होमोजाइगस अलील। और ये वाला जो है जिसमें आपका एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी होगा, तो इसे हम कहेंगे हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हेट्रोजाइगस ट्रेट हो जाएगा, हेट्रोजाइगस अलील का कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो, ठीक है। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर कॉल्ड द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट वेयर द डिस्ट्रिक्टिव टर्म्स टॉल एंड डॉर्फ आर द फिनोटाइप। अब यहाँ पर आपको एक और टर्म समझना है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब है कि जो उसकी जीन की इंफॉर्मेशन है, जैसे मैंने कहा कि जीनोटाइप में लिख रहा हूं कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये मेरे क्या हो गए, जीनोटाइप हो गए। जीनोटाइप का मतलब कि ये मैं जीन्स रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने, कि जीन का कॉम्बिनेशन मान लो एक प्लांट में ये है, दूसरे में ये है, तीसरे में ये है, ठीक है। अब फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, फिनोटाइप का मतलब इससे आप ये याद रख सकते हो, फिजिकल, फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल फीचर कैसा होगा, फिनोटाइप का मतलब, ठीक है। तो फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल फीचर का मतलब ये है कि कैपिटल टी जिसके पास कॉम्बिनेशन होगा वो कैसा प्लांट होगा, टॉल प्लांट होगा। स्मॉल टी जिसके पास भी होगा वो कैसा होगा, डॉर्फ प्लांट होगा। और जिसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी होगा वो भी कैसा होगा, हमारा टॉल प्लांट होगा। तो टॉल, डॉर्फ, ये दोनों कैसे फीचर्स हैं, ये हमारे फिनोटिपिक फीचर्स हैं। फिनोटिपिक का मतलब जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फिनोटिपिक या फिनोटाइप हम कहते हैं, या फिनोटिपिक फीचर कहते हैं, ठीक है। और जीनोटाइप का मतलब क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर फिनोटाइप है उसके लिए जो आपका जेनेटिक, जो आपने अलीज का कॉम्बिनेशन बनाया उसे हम क्या कहते हैं, उसका जीनोटिपिक कोड या जीनोटाइप कह सकते हैं, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सारे क्या जीनोटाइप है। और इन जीनोटाइप से जो हमको फिजिकल अपीयरेंस मिलेगा किसी भी प्लांट में, वो जो होगा जैसे कि टॉल हो गया या डॉर्फ हो गया, वो हमारा क्या होगा, उसके लिए फिनोटाइप होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप के बीच में। तो मेरे को बताओ कि इतना समझ आ गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। तो उसके बाद है as Mendel found the phenotype of the F1 heterozygote TT to be exactly like the TT parent in appearance, ठीक है। तो मेंडल ने क्या देखा, जो F1 जनरेशन थी, ठीक है। देखो यहाँ पर इन्होंने पता नहीं अभी आगे जाके बनाई होगी F1 जनरेशन कैसे बनती है। तो F1 जनरेशन देखो कैसे बनेगी, कि मतलब एक कैपिटल टी था, फिर एक आपके पास स्मॉल टी था, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मतलब हम कैसे बनाते हैं, जैसे एक कैपिटल टी यहाँ पर लिखा, और उसके बाद जो है ये स्मॉल टी यहाँ पर लिखा, ठीक है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, गड़बड़ हो गई क्या, ना ना ना, ये तो F2 जनरेशन में बनेगा। एक सेकंड को,
ठीक है, अब देखो। हाँ, तो यहाँ पर है, एज मेंडल फाउंड द phenotype of the F1 heterozygote TT to be the capital T small t to be exactly like the capital T parent in appearance, he proposed that in a pair of dissimilar factors one dominates the other. तो देखो क्या हुआ था कि जो F1 जनरेशन थी, तो F1 जनरेशन में मेंडल ने ये देखा कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कॉम्बिनेशन बन रहा था, उसका जो फिनोटाइप था, फिनोटाइप कैसा था, इसका टॉल था। यानी कि इसका जो फिजिकल अपीयरेंस था, ये जीन की वजह से कैसा आ रहा था, टॉल आ रहा था। और ये किसके सेम था, कैपिटल टी के। तो कैपिटल टी से भी जो फिनोटाइप हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, टॉल मिलेगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी से भी टॉल मिल रहा है, कैपिटल टी कैपिटल से भी टॉल मिल रहा है। तो फिर मेंडल ने ये बोला कि अगर आपके पास डिसिमिलर फैक्टर्स होंगे, ठीक है, या डिसिमिलर जीन्स होंगे, तो वहां पर क्या होगा, डिसिमिलर जीन्स के केस में एक जो है डोमिनेट करेगा अदर को, एज इन द केस ऑफ F1 जनरेशन। hence is called the dominant factor while the other factor is recessive। तो इसी वजह से पहले वाले को हम क्या कहते हैं, मतलब जो जिसका कैरेक्टर हमको फिनोटाइप में दिखता है उसको हम डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं, और दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं। तो इन दिस केस कैपिटल टी इज फॉर टॉलनेस दैट इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी दैट इज फॉर डॉर्फनेस। तो कैपिटल टी क्या हो गया यहाँ पर, डोमिनेंट ट्रेट हो गया आपका, और स्मॉल टी क्या हो गया आपका, रिसेसिव ट्रेट हो गया। तो ही ऑब्जर्व्ड आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल द अदर कैरेक्टर्स या traits appears that is studies. It is convenient and logical to use the capital and lower case of an alphabetical symbol to represent this dominant recessiveness. तो ये ध्यान रखना कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा उसको आप कैपिटल टी मतलब कैपिटल लेटर से वो शो करोगे, और जो वो होगा आपका रिसेसिव वाला उसको आप स्मॉल लेटर से करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है कि भाई स्मॉल डी से भी हम कर सकते थे, लेकिन स्मॉल डी से इसलिए नहीं करते क्योंकि वो फिर कंफ्यूजन पैदा करता है। तो इसलिए हम मतलब लेटर सेम लेते हैं, लेकिन कैपिटल वाला उसके लिए इस्तेमाल करेंगे जो डोमिनेंट ट्रेट होगा, और स्मॉल वाला उसके लिए इस्तेमाल करेंगे जो आपका रिसेसिव ट्रेट होगा, ठीक है। तो ये चीज जो है ध्यान रखना। तो अलील्स कैन बी सिमिलर एज इन द केस ऑफ होमोजाइगोट्स, तो ये मैंने बता दिया होमोजाइगोटिक क्या होता है, ठीक है। और कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो गया, होमोजाइगोट हो गया। और डिसिमिलर किसमें होंगे, जैसे कि हाइड्रोजाइगोट कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सिंस द कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज हेटेरोजाइगस फॉर जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर हाइट, it is a monohybrid and the cross between capital T and small t is a monohybrid cross, ठीक है। तो ये आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पर करके भी दिखाया होगा, ठीक है। तो ये आपको करके दिखाया, जैसे आपके पास एक टॉल प्लांट था और एक आपके पास डॉर्फ प्लांट था। तो टॉल प्लांट में आपने ये देखा कि टॉल प्लांट में जो जीन्स थे या जो उसके गैमेट्स थे, उस गैमेट्स में जीन्स कैसे होंगे, ये कैपिटल टी होगा और एक ही कैपिटल टी होगा। और इसी तरीके से जो डॉर्फ प्लांट थे, ये आपका कंप्लीटली कैसे, दोनों होमोजाइगस है, ठीक है। ये दोनों कैसे होमोजाइगस हैं, क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो स्मॉल टी से दो आपके स्मॉल टी वाले जीन्स आ गए। अब इनका जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाओगे, यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं हम इसको, मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है कि क्योंकि इसमें एक ही कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर कौन सा, हाइट है। अगर डाईहाइब्रिड होगा, डाईहाइब्रिड का मतलब कि एक कैरेक्टर आप हाइट ले रहे हो और दूसरा कैरेक्टर हो सकता है आप फ्लावर का कलर ले रहे हो, ठीक है। तो डाईहाइब्रिड वो होता है जिसमें आपने दो कैरेक्टर्स लिए हैं या फीचर्स लिए हैं, और मोनोहाइब्रिड मतलब आपने एक ही कैरेक्टर लिए जैसे कि हाइट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसे ये कैपिटल टी हो गया, ये कैपिटल टी हो गया, यहाँ पर आपने लिखा स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर जब आप इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाओगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन में आप देख सकते हो ये चारों प्लांट का फिनोटिपिक कैरेक्टर कैसा होगा, सारे के सारे ये टॉल होंगे, सारे के सारे कैसे होंगे, टॉल होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, F1 जनरेशन में आपके सारे कैसे निकल गए, टॉल निकल गए। अब इसके बाद आपने देखा था कि F1 से जो निकलता है उसका क्या करवा देते हैं हम, सेल्फ पॉलिनेशन करवा देते हैं। यानी कि इसी में से हमने दो प्लांट्स लिए और उनका क्या करवा दिया, या एक ही प्लांट लिया, उसी एक प्लांट के अंदर क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन द F2 जनरेशन, we can infer that when the tall and dwarf plant produce gametes by the process of meiosis, the alleles of the parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to a gamete, ठीक है। तो क्या होता है कि जब गैमेट्स बनते हैं तो उसमें क्या होता है, एक ही एलील आपका जाएगा। This segregation of alleles is a random process and so far there is a 50% chance of gamete containing either allele। तो क्या है कि जब भाई यहाँ पर सेग्रीगेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। अलील्स के सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेशन, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो कैपिटल टी अलग हो जाएगा, स्मॉल टी अलग हो जाएगा, और इस तरीके से दोनों गैमेट्स में अलग अलग जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर 50% चांसेस आपके होते हैं कि किसी भी गैमेट में उन दोनों में से कोई भी एक अलील होगा, मतलब दोनों के चांसेस कैसे हो गए, 50-50 हो गए। तो इन दिस वे द गैमेट्स ऑफ द टॉल दैट इज कैपिटल टी कैपिटल प्लांट्स will have the allele capital T and the gametes of the dwarf small t plant will have the small t allele. During fertilization, the two alleles capital T from one parent through the pollen and small t from the other parent then through the egg. तो ये क्या कह रहे हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होगा दोनों एलीज का, तो कैपिटल टी मान लो जा रहा है आपका पॉलन से और स्मॉल टी मान लो जा रहा है आपका एग से।
और ये दोनों आपका यूनाइट करेंगे टू प्रोड्यूस गैमेट्स दैट हैव वन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी अलील। तो जब ये गैमेट बनाएंगे तो एक गैमेट में क्या होगा, एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी अलील होगा, जो कि आपका क्या बनाएगा, एक हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन बनाएगा। लेकिन इसका फिनोटाइप कैसा होगा, टॉल होगा, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर इसमें से कौन सा है, टॉल वाला है, कैपिटल टी वाला है। और कैपिटल टी हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, टॉल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब ये लिखा है कि इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या बना सकते हैं, पुनेट स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी बनाया था वो पुनेट स्क्वायर ही था, या फिर आप ये राइट हैंड साइड में जो फिगर देख रहे हो पुनेट स्क्वायर का फिगर है। तो F1 जनरेशन तो आपका ये रहा, ठीक है, F1 जनरेशन आपका ये रहा, जिसमें आपने एक टॉल प्लांट को, प्योर टॉल प्लांट को एक आपने प्योर डॉर्फ प्लांट से आपने क्या करवाया, क्रॉस करवाया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। तो एक ये वाला प्लांट है टॉल, ये वाला भी टॉल है, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है, दूसरे वाले में भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो इनके अलील्स जब सेग्रीगेट होंगे गैमेट्स बनने के लिए, तो एक में एक अलील जाएगा, एक गैमेट में एक अलील जा रहा होगा। तो एक कैपिटल टी हो गया, एक स्मॉल टी हो गया, उसी तरीके से दूसरे वाले का भी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी हो गया। तो जब आप इनको कंबाइन करवाओगे, ठीक है, तो ये इसका जो पुनेट स्क्वायर है वो कैसा बन जाएगा, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसको करवाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कैपिटल टी हो गया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, और स्मॉल टी हो गया। तो देखोगे यहाँ पर तीन में आपको डोमिनेंट कैपिटल टी दिख रहा है। तो ये तीन कैसे हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे, और बाकी जो ये बचा वाला प्लांट है कैसा हो जाएगा, डॉर्फ प्लांट हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जो टॉल और डॉर्फ का फिनोटिपिक रेशियो होता है वो कैसा होता है, 3:1 का होता है। और अगर आपसे यहाँ पर कोई अगर आपसे जीनोटिपिक रेशियो कहता है तो वो आपका 1:2:1 हो जाएगा, क्योंकि 1 आपका कैसा है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो दिख रहे हैं, और स्मॉल टी आपका एक दिख रहा है। तो जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पर क्या होता है, 1:2:1